नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी। मैं हूं हेमंत खई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं फर्स्ट हेडलाइंस। दिग्गज कंपनियों के खराब नतीजों के बाद यूएस बाजार में गिरावट। डाउ जोन्स 1% लुढ़का। एशिया में भी बुरे संकेत। एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 0.5% नीचे। सोने की चमक हुई फीकी। 5 साल के निचले स्तर पर भाव। कॉमेक्स पर सोना $1100 के नीचे। कल भारतीय बाजारों में बिकवाली हुई हावी। सेंसेक्स करीब 240 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी भी 8,600 के नीचे लुढ़का। और आवाज की एक और खबर पर लगी मोहर। कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों को दी बड़ी राहत। मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज को 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दी। HCL, इन्फो डीलिंग जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर। किसान के लिए सस्ते कर्ज की स्कीम को भी मंजूरी मिली। 3 लाख तक का कर्ज 7% ब्याज पर देने का फैसला कैबिनेट ने लिया। समय पर कर्ज चुकाने पर 3% ब्याज वापसी को भी मंजूरी। आइडिया ने पेश किए उम्मीद से बेहतर नतीजे। पहली तिमाही में हाई मार्जिन्स दोनों बढ़े। ब्रोकरेजेस भी नतीजों से खुश, लेकिन केपेक्स गाइडेंस बढ़ाने पर गोल्डमैन सैक्स ने चिंता जताई। और आज मिड कैप कंपनियों के नतीजों पर होगी सबकी नजर। JSW एनर्जी, भारती इन्फ्राटेल, PVR और SKS माइक्रोफाइनेंस पेश करेंगे पहली तिमाही के नतीजे। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं वहां पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा था सेकेंड हाफ में एक सेल ऑफ देखने को मिला था भारतीय बाजारों में, और देखिए आज एसजीएक्स निफ्टी 8,500 के करीब पहुंच गया है। 42 अंक की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। जापान के बाजारों में भी देखिए दबाव देखने को मिल रहा है। 1% नीचे एशिया में जापान। कोस्पी देखिए 1% नीचे। स्ट्रेट टाइम्स में भी लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। इसके अलावा दूसरे एशियाई बाजारों की ओर रुख करेंगे। आप देखिए हांगकांग में भी 0.5% की गिरावट है। तो सारे के सारे एशियाई बाजार दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब चिंता वहां पर ये हो रही है कमोडिटी की कीमतें जिस तरह से तेजी से वहां पर गिर रही हैं, उससे भी कुछ एशियाई बाजारों को जरूर नुकसान हो रहा है। उससे वहां पर चिंताएं बढ़ती हुई, लेकिन भारतीय बाजारों की नजर नतीजों पर भी रहने वाली है। कल बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से आइडिया ने अच्छे नतीजे पेश किए, केन इंडिया और आयशर मोटर्स के नतीजे, आयशर मोटर्स के नतीजे अच्छे थे। इन सब पर नजर होगी और इस सब पर चर्चा करेंगे शो में आगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं यूएस में किस तरह का एक्शन हुआ। सीधे चलते हैं आशीष वर्मा के पास। हाय आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। जैसे आप हाईलाइट कर रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे दुनिया भर के बाजार फोकस कर रहे हैं। प्रेशर अक्रॉस ग्लोब आपको देखने को मिलेगा। अमेरिकन मार्केट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में 1/4 से 1% के आसपास ही कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। डाउ इनफैक्ट 18,000 के नीचे स्लिप हुआ। ग्रीस और चाइना, अब बाजार उसकी बातचीत नहीं कर रहा है। ज्यादातर लोग मानते हैं वो हमारे पीछे जा चुकी हैं दिक्कतें। फोकस अब फंडामेंटल्स पे, फोकस अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर है। और डाउ के 2 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कल जिन्होंने अपने नंबर्स घोषित करे, IBM और यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज, ये दोनों नंबर्स कमजोर थे और इसीलिए डाउ की पिटाई हुई। एक्चुअली S&P और नैस्डैक भी आपको याद होगा अपने लाइफ हाइज या ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाइज के आसपास कामकाज कर रहे हैं। तो कल जब डाउ में पिटाई हुई तो वहां पे भी मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। यूरोप में भी सिमिलर पिक्चर थी। यूरोपियन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी स्टीम जो थी, वो मोमेंटम जो था लूज आउट हो रहा है लगातार। और इनफैक्ट जर्मनी का जो डैक्स है वो तो 1% से ज्यादा का दबाव दिखा रहा था। ये इक्विटी मार्केट्स अपने रीसेंट लोज या फिर इनफैक्ट अपने दिन के लोज के आसपास जाके बंद हुए। न सिर्फ ये बल्कि तो तमाम फेरीफेरी में मार्केट्स हैं, चाहे वो स्पेन हो, इटली हो, वो सब मार्केट्स भी यूरोप में कमजोरी के साथ बंद हुए। और यहां पर भी फोकस पूरी तरह से नतीजों पर था। और यहां पे यूरोप में डिसअपॉइंटमेंट खासतौर पे आया सैप और नोवार्टिस जैसी दिग्गज कंपनी से, जब अपने कमजोर नंबर्स डिलीवर करे उससे प्रेशर बना। क्विकली इस बीच आपको ग्रीस का अपडेट भी दे दूं। ग्रीस का अपडेट बेहतर है क्योंकि वहां पे खबरें हैं कि 6.2 बिलियन यूरोस के आसपास जो ECB को, जो IMF को भुगतान करना था, वो ग्रीस ने कर दिया है सोमवार को। ब्रिज फंड जो दिया गया था क्रेडिटर्स द्वारा, उससे ये भुगतान हुआ है। जो फाइनल निगोशिएशंस डील के अभी भी कंटिन्यू होते हुए। एशिया क्विकली रुक करिए क्योंकि सॉफ्ट स्टार्ट हुई है। यूएस से क्यूज ठंडे हैं, इनफैक्ट ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स ठंडे हैं। कमोडिटीज पर फोकस है। कमोडिटीज जिस तरह से कोलैप्स हो रहा है उसका बड़ा इंपैक्ट एशियन मार्केट से पड़ रहा है। इसलिए तमाम एशियन मार्केट जैसे आपने हाईलाइट करा कमजोरी के साथ कामकाज करते हैं। और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है
कि आज तो शायद आधे % के आसपास ही कमजोरी के साथ शुरुआत हो। बिल्कुल दिक्कत की बात है आज भारतीय बाजारों के लिए भी। शुक्रिया आशीष आपका इस एनालिसिस के लिए। और आप देखिए ग्लोबल क्यूज जब कमजोर हो, एफआईआईज ने जब कल बिकवाली करी हो 227 करोड़ रुपए की बिकवाली कैश मार्केट में, हालांकि डीआईआईज ने 147 करोड़ रुपीस की खरीदारी करी है, लेकिन एफआईआईज की तरफ से जो थोड़ी बहुत खरीदारी का सिलसिला शुरू हुआ था वो अब रुकता हुआ नजर आ रहा है। चलिए समझते हैं तो फिर आज बाजार को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अब अनिल सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय अनिल, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे बाजार को आज आप? थोड़ा सा सेंटीमेंट कमजोर जरूर हुआ है कल की तेज गिरावट के बाद, और लग रहा है कि बाजार थोड़ा और कंसोलिडेशन के मूड में है। आज ग्लोबल सेक्टर्स भी सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे, तो मुझे लगता है कि ऐसे में कमजोर शुरुआत होगी, लेकिन फिर भी शायद 8,500 के आसपास के लेवल को होल्ड करने की कोशिश बाजार कर सकते हैं। उतनी कमजोरी ना हो जितनी शायद एसजीएक्स निफ्टी पर दिख रही है, लेकिन 8,500 का लेवल टूटने के बाद कमजोरी बढ़ सकती है। कल के सेशन में ये ध्यान रखना चाहिए, भले कैश मार्केट में एफआईआईज की बिकवाली हुई हो, लेकिन वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स में काफी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग उनकी तरफ से होती हुई दिखी है, कुछ हद तक फ्रेश खरीदारी भी। तो डेटा उतने बुरे है नहीं जितने दिख रहे हैं, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि चूंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 8,500 के ऊपर, तो ऐसे में बाजार एक बार की वहां सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अपसाइड काफी कैप नजर आती है, 8,600 के ऊपर जाना काफी मुश्किल होता हुआ दिखेगा, और वहां पर आपको हर वक्त सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा। तो ऐसा लगता है न्यूज फ्लो काफी स्ट्रांग है मार्केट्स के लिए, ग्लोबली भी और लोकल सेक्टर्स भी हमारे अहम है, तो उस लिहाज से बाजार वोलेटाइल ट्रेड कर सकते हैं और बायस थोड़ा नेगेटिव साइड पर रहने की आशंका है। बिल्कुल शुक्रिया आपका। तो 8,500 को होल्ड कर सकता है, 8,600 के ऊपर जाने में दिक्कत होगी तो ये 100 पॉइंट की रेंज है जिसमें भारतीय बाजार शायद ट्रेड करते हुए देखेंगे। लेकिन चलिए कैसे ट्रेड करें फिर इस रेंज को, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ वेस्ट मनी सिक्योरिटीज के मनीष शर्मा जुड़ चुके हैं। हाय मनीष, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं आज आप? जी गुड मॉर्निंग हिम्मत जी। जिस तरीके का हमने 5-7 दिन में निफ्टी में स्ट्रेंथ देखी थी, तो कॉर्पोरेट रिजल्ट के चलते वॉलेटिलिटी तो आएगी मार्केट में, बट थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ पर टेक्निकल करेक्शन आ सकता है और 8,450 तक के टेक्निकल करेक्शन देखने को मिल सकती है, बट लॉन्गर टर्म ट्रेंड और मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। तो 8,450 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो वहां से मैं जरूर बाय करने की राय दूंगा, बट फॉर द करंट प्राइस यहाँ पर शॉर्ट करने की राय दूंगा। 8,610 का स्टॉप लॉस रखें और 8,450 का टारगेट होगा। ऑलराइट, तो 8,450 पर ही खरीदें, जल्दबाजी ना करें। स्तर मिलेंगे वहां पर आपको तेजी करनी चाहिए। लेकिन ये बताइए मनीष, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर है? जी, एक मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में शॉर्ट करने की राय दूंगा। कल रिजल्ट आने के बाद काफी ज्यादा फ्रेश शॉट्स बिल्डअप हुए थे इसमें। 935 का स्टॉप लॉस रखें और नीचे में 850 का टारगेट एक्सपेक्ट करें। और एक मदरसन सुमी में भी काफी ज्यादा कल फ्रेश शॉट्स हुए हैं, ब्रेकडाउन हुआ है 535 के नीचे। 545 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 490 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। ऑलराइट, तो मदरसन सुमी और एचयूएल ये दो स्टॉक्स हैं शॉर्ट साइड पर, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और सीएनबीसी आवाज की एक और खबर पर मोहर लग गई है। कैबिनेट ने मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज जारी रखने का फैसला कल देर शाम ले लिया। ये खबर पिछले हफ्ते सीएनबीसी आवाज ने आपको बताई थी और आप देखिए ये खबर साबित होती हुई नजर आई। वही किसानों को राहत देने के लिए सस्ते कर्ज की स्कीम को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले पर और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़ चुके हैं दिल्ली से। हाय लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। काफी देर रात तक चली लगता है ये बैठक, और इस बैठक में जैसा कि आपने पिछले हफ्ते कहा था वैसा ही हुआ है। जी बिल्कुल, पिछले हफ्ते जैसा कि हमने कहा था कि मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज का ऐलान किया जा सकता है, और उस पैकेज को मंजूरी दे दी कैबिनेट ने। और उस पैकेज की मियाद खत्म हो रही थी इस 27 जुलाई को। वो अब 2020 तक ये पैकेज जारी रहेगा। ये खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जिसमें सॉफ्ट लिंक, डेल्टा लिंक या फिर एचसीएल सिस्टम जैसी जो कंपनियां हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 15 और आइटम जोड़े गए हैं इसमें, और उसमें खासतौर से सिर्फ एसी बनाने वाली कंपनी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा। और इसके तहत जो भी निवेश करेगी कंपनियां उसमें 20% तक कैपिटल सब्सिडी उनको दी जाएगी, जो एक बड़ी राहत होती है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। दूसरा एक फैसला लिया गया वो किसानों के लिए कि किसान फसल के लिए जो भी कर्ज लेंगे तो 3 लाख रुपए तक का जो कर्ज लेंगे उस पर 7% ब्याज दर के हिसाब से उनको कर्जा दिया जाएगा, यानी सस्ता कर्ज दिया जाएगा। अगर वो समय पर कर्ज चुका देते हैं तो उनको वहां पे 3% ब्याज वापस कर दिया जाएगा। तो ये भी किसानों के लिए राहत की खबर निकलकर सामने आई है।
ऑलराइट, चलिए तो ये तमाम खबरें और इस खबर के चलते आज शेयरों पर असर भी देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आपका लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आइडिया और आइशन मोटर ने अच्छे नतीजे पेश किए, ब्रोकरेजेस का क्या कहना, ये सब ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। कल बाजार बंद होने के बाद आइडिया ने बेहतरीन नंबर पेश किए। जी हां, कंपनी का मुनाफा 905 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले 942 करोड़ रुपीस रहा है। ब्रोकरेजेस भी नतीजों से काफी खुश हैं। पूरी रिपोर्ट जानने के लिए इसलिए चलते हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और सोनम मेहता के पास। पूजा, बताइए दिग्गज ब्रोकरेजेस की क्या राय निकल कर आ रही है? जी, ब्रोकरेजेस वैसे तो काफी खुश है आइडिया के रिजल्ट से, पॉजिटिव है कंपनी के डेटा ग्रोथ को लेकर, आगे के फ्यूचर प्लान्स को लेकर, लेकिन जो कैपेक्स गाइडेंस जो कंपनी ने दी है उसको लेकर थोड़ा बहुत कंसर्न है। इसी के चलते गोल्डमैन सैक्स ने अपने शेयर की रेटिंग यहाँ पर दी है, लेकिन अभी जो टारगेट प्राइस है वो अंडर रिव्यू है और करीब 2:30 बजे उनका टारगेट प्राइस यहाँ पर सामने निकल कर आएगा। लेकिन गोल्डमैन सैक्स का यहाँ पर कहना है कि नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं। इसके अलावा आईडीएफसी ने यहाँ पर आउटपरफॉर्मर की रेटिंग दी है। यहाँ पर आईडीएफसी की रिपोर्ट का में निकल कर आया है कि रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, उम्मीद से बेहतर यहाँ पर रेवेन्यू नंबर्स देखने को मिले हैं और आगे चल के जो मार्केट शेयर है वहां पर और भी बड़ा देखने की उम्मीद की जा रही है और स्टॉक में भी यहाँ पर वैल्यू, आईडीएफसी का कहना है कि स्टॉक में भी यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर आउट परफॉर्मिंग की रेटिंग यहाँ पर बरकरार रखी है। कोटक की भी रिपोर्ट आई है, यहाँ पर बाई की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 220 का दिया है। काफी पॉजिटिव है आइडिया के रिजल्ट को लेकर। वॉइस बिजनेस इनका कहना है कि काफी स्ट्रांग कारोबार इस तिमाही नजर आया। थोड़े बहुत कंसर्न यहाँ पर है, जैसे कि हमने बताया कि केपेक्स को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है और डेटा रियलाइजेशन को लेकर भी एक कंसर्न निकल कर आया है, लेकिन ओवरऑल वो मानते हैं कि आगे के फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, आइडिया के आगे की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तमाम ब्रोकरेज हाउस का यही मानना है। ओके, और आइशर मोटर्स के सोनम नंबर्स कैसे रहे? आइशर मोटर्स के नंबर्स तो काफी मजबूत रहे, लेकिन एक मार्जिन फ्रंट पे है जहां पर एक डिसअपॉइंटमेंट आया है, जहां पर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के मार्जिन तो मजबूत आए हमेशा की तरह, लेकिन रॉयल एनफील्ड के मार्जिन इस बार थोड़े से कमजोर आए हैं, उम्मीद से कमजोर आए हैं। एक्सपेक्टेशन थी कंपनी 15.4% के मार्जिन डिलीवर करेगी, लेकिन कंपनी से 14.8% के मार्जिन डिलीवर कर पाई है। कंपनी के आय में 29% की बढ़ोतरी हुई है, वही कंपनी के मुनाफे में 41% का जंप दिखाई दे रहा है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक तो नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही है और जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उनके यहाँ मार्जिन के फ्रंट पर एक पॉजिटिव सरप्राइज आया है, लेकिन कंपनी या फिर गोल्डमैन सैक्स अपने एस्टिमेट्स और टारगेट्स को अंडर रिव्यू रख रहे हैं तब तक जब तक कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो जाता कंपनी का, जो लगभग 11 बजे होगा आज, क्योंकि कंपनी गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर कंपनी के एक मैनेजमेंट कमेंट्री चाहती है कि रॉयल एनफील्ड के बाइक्स का एवरेज वेटिंग पीरियड क्या है और आगे चल के जो एक्सपोर्ट्स में टारगेट किया जा रहा है वहां पर और बेहतर परफॉर्म करने के लिए कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। ओके, और सोनम ये बताइए कि केन इंडिया के नतीजे कैसे रहे? कल बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे भी आए? जी हाँ, केन इंडिया के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर आए हैं। दोनों मुनाफे के फ्रंट पे और आय के आंकड़े दोनों उम्मीद से कमजोर आए हैं। भले ही तिमाही आपको आंकड़ा घाटे से मुनाफे में आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो इससे बेहतर परफॉर्मेंस की थी, लेकिन फिर भी कंपनी ने कमजोर तिमाही नतीजे घोषित किए हैं। एक मार्जिन फ्रंट पर ही है जहां पर कंपनी उम्मीद के मुताबिक दिखाई दे रही है। 52.3% के मार्जिन कंपनी डिलीवर किए हैं पिछले तिमाही के 50.1% के मुकाबले। मैनेजमेंट की कमेंट्री यहां पर केन इंडिया के नतीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, जहां पर कंपनी का कहना रहा कि राजस्थान प्रोडक्शन को कंपनी उन्हीं फाइनेंशियल ईयर 15 के लेवल्स पर ही कंटिन्यू करती हुई दिखाई देगी, लेकिन केन इंडिया ने अपने जो केपेक्स प्लान है उसको यहां पे कम कर दिया है, ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है। $500 मिलियन का आप कंपनी का केपेक्स रहेगा। कंपनी अगर यहां पर ऑयल का दाम इंप्रूव होता है और कॉस्ट खर्चे थोड़े कम हो जाते हैं तो कंपनी और $140 करोड़ निवेश करेगी, लेकिन फिलहाल के लिए कंपनी ने अपने केपेक्स एक्सपेंडिचर प्लान को आधा कर दिया है, कट कर दिया है। साथ ही केन इंडिया बेहद ही पॉजिटिव है कि जो मर्जर प्लान है वेदांता के साथ वो ट्रैक पर है। भले ही इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे सवाल उठा रही है जैसे कि LIC और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, फिलहाल कंपनी बहुत ही पॉजिटिव है, शेयरधारकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इस तरह का केन इंडिया का कहना है। और यहाँ पर केन इंडिया के शेयरधारकों को वेदांता के एक शेयर और एक रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मिलेगा। ऑलराइट, चलिए ये तो नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, इनके ऊपर आज शेयर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन पीवीआर पर भी सबकी नजर रहेगी। जहां आज इसके नतीजे आने वाले हैं और अनुमान सीएनबीसी आवाज का यह है कि मुनाफा
416%। जी हाँ, 416% बढ़ सकता है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले आइनॉक्स लेजर्स ने भी काफी अच्छे नंबर्स पेश किए थे और ये तमाम मल्टीप्लेक्स शेयरों में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। मार्जिन में करीब 5% का उछाल का एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं। 15% से ये बढ़कर 20.6% के रहेंगे और टॉप लाइन में भी करीब 21-22% की बढ़त का एक्सपेक्टेशन है। ये वो स्टॉक है जिस पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा और कौन से शेयर हैं सोनम और पूजा, बताइए जहां पर नजर रखें आज। ऑरबिंदो फार्मा के शेयर पर खास नजर रखेगा। यहाँ पर कंपनी के यूनिट 12 का मैन्युफैक्चरिंग साइट जो है उसका एक इंस्पेक्शन किया है, तो यूएस एफडीए के रडार पर आ गई है ऑरबिंदो फार्मा और कुछ दिक्कतें पाई गई है इस इंस्पेक्शन में। ये फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोसीजर्स और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को हैंडल करने के रिलेटेड या फिर इश्यूज सामने आए हैं और इसके कारण ये ऑरबिंदो फार्मा के लिए आज एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। नेवली लिग्नाइट का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर कल रात से ही कंपनी के कुछ कर्मचारी स्ट्राइक पर चले गए हैं। कर्मचारियों की यहाँ पर डिमांड थी वेज रिवीजन को लेकर, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि यूनियन के साथ समझौते की बातचीत शुरू हो गई है और जल्द ही यहाँ पर कुछ समझौता निकल कर आ सकता है। टाटा पावर यहाँ पर कंपनी जो इंडोनेशिया की एक माइन में अपनी 30% की हिस्सेदारी बेचना चाहते थे $500 मिलियन में इंडोनेशिया की ही बेकरी ग्रुप को, वो कुछ अटकता हुआ दिखाई दे सकता है ये पूरा डील, क्योंकि जो कोल प्राइसेस में गिरावट आई है, साथ ही लेंडर्स के साथ जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान जो है वो पेंडिंग है, इसके कारण ये जो पूरी डील है वो अटकती हुई दिखाई दे सकती है। पीपा ऑफ डिफेंस का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर कंपनी ने एक रशियन कंपनी के साथ जेवी किया और इस जेवी में करीब 51% स्टेक पीपा ऑफ डिफेंस का होगा और इसकी वैल्यू करीब 11,000 करोड़ की मानी जा रही है। हमको बता दें कि जो रशियन कंपनी है वो इस जेवी में टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी इंडिया के सबमरीन्स को लाइफ सर्टिफिकेशन और रिफिट्स के लिए। ज्योति लिमिटेड यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर मिल गया है 15 करोड़ का जो अगले 6 महीने में पूरा किया जाएगा और जीवी के पावर इंफ्रा भी यहाँ पर रडार पर आता है, जहाँ पे फिर से कंपनी क्यूआईपी की तैयारी कर रहे हैं। 1,500 करोड़ का ये क्यूआईपी हो सकता है। और आखिर में बात करते हैं उन कंपनियों की जो आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगे। बजाज फिनसर्व, सीएट, आइस्टम इंडिया, टैक्समेको रेल, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, यूनाइटेड ब्रेवरीज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये तमाम ऐसी कंपनीज है जो आज अपने नतीजे घोषित करेगी पीवीआर के अलावा। और इसके अलावा ऑटोलाइट इंडिया में सर्किट फिल्टर रिवीजन देखने को मिला है। यहाँ पर सर्किट फिल्टर 20% से 10% रिवाइज कर दिया गया है, तो इस काउंटर पर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। इसके अलावा नजर होनी चाहिए सन टीवी पर भी। जी हाँ, सन टीवी के रेडियो ब्रांड रेड एफएम की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कल दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से तीसरे दौर की एफएम नीलामी को टालने पर विचार करने को कहा था। इसके अलावा टैक्स चोरी के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने स्पाइस जेट के चेयरमैन कलानिधि मारन और कंपनी के दूसरे बड़े अधिकारियों को सम्मन जारी कर दिए हैं। सरकार ने हाल ही में सन टीवी से जुड़ी 5 कंपनियों को सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं के कारण एफएम के तीसरे दौर की नीलामी में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। वक्त फिलहाल यहां पर एक छोटा से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटीज को आपको किस तरह से आज ट्रेड करना चाहिए, करेंसी बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, ये सब जानने के लिए बने रहिए। स्वागत है आप सभी का एनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। दबाव के साथ आज भारतीय बाजार खुल सकते हैं, इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं और दूसरे एशियाई बाजार भी देखिए लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। सोना जी हाँ $1100 के नीचे कारोबार कर रहा है। जानकारों का मानना है कि सोने में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं डॉलर में गिरावट की वजह से क्रूड में हल्की रिकवरी देखने को मिली है। उधर कल डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 63.54 पर जाकर बंद हुआ। कमोडिटीज और करेंसी बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान कार्बी कॉमट्रेड के तपन त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। हाय तपन, बताइए सबसे पहले आज सोने में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है? हाय, गुड मॉर्निंग। देखिए, ओवरऑल जो नेगेटिव बायस रिसेंटली आया था, स्पेशली फेड के भी जो कमेंट्स लास्ट वीक में आए हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक का स्पेकुलेशन बहुत तेजी से मतलब सितंबर मीटिंग की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ चाइना का जो होल्डिंग्स का जो अपडेट आया जो कि बहुत लोअर है मार्केट एक्सपेक्टेशन से, इन सब चीजों की वजह से स्पेशली प्रेशर बना हुआ है गोल्ड के अंदर। मे बी इंट्राडे में फिर से वही 1080 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है जो मंडे को टच किया था, प्रोबेबली वो लेवल्स टच कर सकती है कमोडिटी। शॉर्ट टर्म में 1050 विल बी वेरी क्रिटिकल ऑन द लोअर साइड। थोड़ा पुल बैक में ट्रेडर्स अगर इंट्राडे में सेल करे तो अच्छा रहेगा।
इसके अलावा रुपए को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? देखिए, रुपए इन एनी केस जैसे डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है। लास्ट वीक तो बहुत अच्छा गेन्स दिया था इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन इक्विटीज में इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, स्पेशली इंटरनेशनली देखे तो। लेकिन पॉजिटिवली हमारे रुपये के लिए जैसे गोल्ड भी प्राइसेस नीचे चल रही है, साथ में क्रूड ऑयल भी ओवरऑल फिर से $50-55 के आसपास ट्रेड कर रहे WTI और ब्रेंट में, तो थोड़ा सा सहायता देंगे। मे बी 63.32 63.75 का रेंज रहेगा विद अ मॉडरेट पॉजिटिव बायस फॉर द डे। ऑलराइट, शुक्रिया तपन आपका इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल आपसे विदा लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद नीरज आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे जो लेकर आएंगे स्टॉक 2020 का इंटरेस्टिंग मुकाबला।